अस्सलाम वालेकुम। अदबी एक्स में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। आज हम निम्रा अहमद के नावल जन्नत के पत्ते की 30वीं किस्त सुनने जा रहे हैं। कहानी की इस दिलचस्प मोड़ पर आइए आज की किस्त का आगाज करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन करें ताकि हर नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो काम निपटाकर उसे बहारे गुल से निपटना था, वो काम अभी नहीं हुए थे, मगर वो जानता था कि आज दोपहर से अच्छा मौका उसे हलीमा उस्मान के घर जाने का नहीं मिलेगा, इसलिए वो इधर आ गया था। हलीमा आंटी ने दरवाजा खोला तो वो सामने ही खड़ा था। सूट में मलबूस वही ग्लासेस, जेल से पीछे किए गए बाल और अब्दुल रहमान के माथे के मखसूस बल। अब्दुल रहमान, आ जाओ, वो खुशगवार हैरत से कहते हुए एक तरफ हुए। सफ़ी की तरह हलीमा बेतासुर और सपाट अंदाज में पूछते हुए उसने कदम अंदर रखा। ये तो तय था कि वो लोगों को कभी रिलेशनशिप टाइटल नहीं दिया से नहीं बुलाया करता था, सिर्फ उनके पहले नाम लिया करता था। होटल में होगा, कॉल करूं उसे? नहीं, आप उसे कॉल नहीं करेंगी। और बहारे, उसने यक लफ्जी इस्तफसार किया। जितना हलीमा उस्मान उसे जानती थी, वो भाम गई कि वो बहुत बुरे मूड में था। वो अंदर स्टडी रूम में बैठी है, बहुत उदास है। उन्होंने मलाल से बताया, शायद उसका दिल नर्म करने की कोशिश की। हरकतें जो ऐसी हैं उसकी, वो बेहद गुस्से से कहते हुए लंबे लंबे डग भरकर स्टडी रूम की जानब बढ़ गया। बिना दस्तक के दरवाजा धकेला तो कुर्सी पे बैठे बहारे गुल ने चौंक कर सर उठा। भूरे गुंगराले बालों की पोनी बनाए, लंबे फ्रॉक में मलबूस और वाकई गमज़दा लग रही थी। उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, वो कुर्सी से उठी और मेज के पीछे से घूम कर सामने आई। बहारे का फूल जैसा चेहरा खिल उठा था। बहुत अच्छा लगता है तुम्हें दूसरों को अजियत देना, वो इतने गुस्से से बोला कि वो वहीं रुक गई। चेहरे के जोत बुझ सी गई। मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करता और तुम बदले में मेरे मसाइल बढ़ाने पे तुली हो। तुम मेरी दुश्मन हो या दोस्त? उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों में नमी तर आई। तुम मुझसे नाराज हो अब्दुल रहमान? नहीं नहीं, मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। इतना पैसा खर्च करके इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए पासपोर्ट बनवाया था, नई शिनाख्त, नया घर, नई जिंदगी, मगर तुमने उसे जला दिया। वो इतनी बरहमी से झिड़क रहा था कि कोई हद नहीं। बहारे खफकी से सर झुकाए वापस कुर्सी पे जा बैठी। मुझे नया घर नहीं चाहिए। अगर मैं चली जाती तो तुम्हारी मदद कौन करता? मैंने तुमसे मदद का वादा किया था ना। तुम्हें मेरी जरूरत है, मैंने इसलिए नहीं गई। चंद लम्हे बाद सर उठाकर बहुत समझदारी से उसने समझाया। अच्छा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, वो इस्तज़ाई अंदाज में कहता आया और कुर्सी खींचकर टांग पे टांग रख कर बैठा। अब दोनों के दरमियान मेज है। हाँ है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँ। मुझे एक बेवकूफ बच्चे की किसी मदद की जरूरत नहीं है, सुना तुमने? मुझे बच्चा मत कहो। बहारे ने दबे दबे गुस्से से उसे देखा। मैं पूरे 5.5 साल बाद 15 की हो जाऊंगी। और फिर? और तुम तब मुझसे शादी करोगे? करोगे ना? उसने डरते डरते। आयशे ना भी हो तब भी उसे लगता कि वो कहीं ना कहीं से खफकी से उसे देख रही है। बहारे गुल, उसने बेजारी से सर झटका। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा, बल्कि जो तुम कर रही हो उससे तो मुझे मरवा जरूर दोगी। नहीं, ऐसे मत कहो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। उसकी आंखें डबडब। मगर तुम हमेशा मुझे हर्ट करते हो। तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो। अच्छा, कौन सा झूठ बोला है मैंने? जरा मैं भी तो सुनूं। उसके तेवर वैसे ही लग रहे थे, मगर पलकें सुकेड़े अब वो जिस तरह से उसे देख रहा था, बहारे को महसूस हुआ कि वो दिलचस्पी से उसकी बात सुनने का मुंतजर है और उसका गुस्सा भी जरा कम हो। बहुत सारे झूठ, इतने तो अदल में बगले नहीं हैं जितने झूठ तुमने मुझसे बोले हैं। वो खफा से अंदाज में मगर डरते डरते कह रही थी। मगर अब मुझे सब पता चल गया है। मसलन क्या पता चला है तुम्हें मेरे बारे में? बहारे को लगा वो जरा सा मुस्कुराया था। चैलेंज देती मुस्कुराहट, उकसाती हुई मुस्कुराहट। बहुत सी बातें। ये कि तुम्हारा असली नाम अब्दुल रहमान नहीं है, और ये कि तुम्हारा नाम जिहान सिकंदर है और तुम ही हया के कजन हो। जिहान एकदम हंस पड़ा। बहारे को हौसला हुआ।
اسے برا نہیں لگا، وہ اسے ڈانٹے گا نہیں، اس کو ذرا تقویت ملی۔ صبر نہیں ہوا عائشہ سے، میں نے اسے کہا تھا کہ جاتے وقت بتائے، اس نے ابھی بتا دیا، وہ جیسے بہت محفوظ۔ اس نے اپنے جاتے وقت ہی بتایا تھا۔ تم بہت جھوٹ بولتے ہو عبد الرحمن، بہارے نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اور یہ بات تم نے کتنے لوگوں کو بتائی ہے؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے تاثرات اب تک ہموار ہو چکے تھے، نہ غصہ تھا نہ محفوظ سی مسکراہٹ۔ کسی کو نہیں، پرومس۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے راز رکھو گی۔ کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں بہار گل؟ میز پہ دونوں ہتھیلیاں رکھ کر اس کی طرف جھک کر وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بہارے نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ تمہارا پاسپورٹ کے میں نے جلا دیا اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کے تھوڑی دیر قبل ہنسنے کا اثر تھا جو وہ ذرا نروٹھے انداز میں بولی تھی۔ میں تمہارا نیا پاسپورٹ جلد بھجوا دوں گا اور تمہیں جانا پڑے گا کیونکہ میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ واپس سیدھا ہوا۔ کدھر؟ ہمارے ساتھ؟ اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ نہیں، بلکہ یہاں سے بہت دور، اور میں تم سے آخری دفعہ مل رہا ہوں۔ اب ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ تم مجھے ایک اچھی یا بری یاد سمجھ کر بھلا دینا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے اس سے قبل کہ میں گرفتار، اور اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو میری بات مانو۔ جب پاسپورٹ آ جائے تو چلی جانا، وہ بے تاثر لہجے میں کہہ کر جانے کے لیے مڑا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ پریشانی سے کہہ اٹھی۔ جہان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں جہاں بھی جا رہا ہوں اس کے بارے میں تمہیں عائشہ آنے یا پاشا بے کو نہیں بتا سکتا، اس لیے یہ سوال مت کرو۔ کیا تم نے کسی کو نہیں بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بمشکل بول۔ میں نے آنے سے کچھ دن پہلے حیا کو بتایا تھا، اسے معلوم ہے میں کدھر جا رہا ہوں۔ اسے راز رکھنے آتے ہیں، وہ کہہ کر دروازہ کھولتا بہارے گل بھاگ کر باہر آئی۔ بھیگی آنکھوں سے اس نے اپنے عبد الرحمن کو بیرونی دروازہ پار کرتے دیکھا۔ یہ خیال کہ وہ اسے آخری دفعہ دیکھ رہی ہے بہت اذیت ناک تھا، بہت اذیت ناک تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے چہرے پہ لڑکنے لگے۔ آج پہلی دفعہ اسے یقین آیا کہ وہ آخری دفعہ عبد الرحمن کو، مگر بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے سفید پڑتے چہرے کو بھٹکا رہی تھی۔ وہ سانس روکے یک ٹھک اس منظر کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ ایک کمرے کا منظر سا، نفاست سے بنا بیڈ، کھڑکی کے آگے گرے پردے، کیمرہ کسی اونچی جگہ پر رکھا تھا کیونکہ اسے سامنے رائٹنگ ٹیبل کی خالی کرسی کر کیمرہ یقیناً کمپیوٹر مانیٹر کے اوپر رکھا گیا تھا۔ مانیٹر نظر نہیں آ رہا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ یہاں کمپیوٹر ہی رکھا ہوتا ہے۔ وہ کمرہ پہلے کئی بار دیکھ چکی تھی۔ کمرے نے اسے نہیں چونکایا تھا، اس شخص نے چونکایا تھا جو ابھی ابھی کرسی۔ میں امید کرتا ہوں مادام آپ وہ پہلی اور آخری شخصیت ہوگی جو اس فائل کو کھول پائیں گی۔ اس کے ہاتھ میں مونگ پھلی کا پیکٹ تھا جسے کھولتے ہوئے وہ مخاطب تھا۔ کس سے؟ یقیناً حیا سے۔ میں سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ وہ سانس میرا نام جہان سکندر احمد ہے، بہت پرسکون سے انداز میں گویا اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میجر جہان سکندر احمد۔ احمد میرے دادا کا نام تھا اور یہی میرا سرنیم ہے۔ میں جانتا ہوں تم یہ سمجھتی ہو کہ میں یعنی میجر احمد پنکی تھا، ایسا نہیں ہے، میں پنکی نہیں تھا۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مونگ پھلی نکال، وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکے، دم سادے۔ چند لمحے ٹھہر کر وہ بولا، میں ڈالی تھا، یاد ہے تمہیں؟ گیم جیتنے کے بعد کنگ میکر کی مخصوص مسکراہٹ۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی، نہیں پہچانتی تھی۔ ایک چوتھے نام سے بھی تم مجھے جانتی ہو، عبد الرحمن پاشا، ہوٹل گرینڈ کا مالک، ایک برا آدمی۔ وہ گویا سانس لینے کے لیے رکا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، نہ کبھی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے خود تلاش کرو، مجھے ڈسکور کرو۔
बहुत बार मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की मगर तुम नहीं समझ सकी। सो मैंने चाहा कि मैं तुम्हें खुद बता दूं। वो अब टेक लगाकर कुर्सी पे बैठा जैसे याद करके सोच सोच कर बोल रहा था। उसकी निगाहें दूर किसी गैर मरई नुक्ते पे जमी थी। वो बिल्कुल सांस रोके दम साधे उसे देख रही थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज था। मैंने तुम्हें सब कुछ डायरेक्टली इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं कभी इतनी आसानी से इतने साफ लफ्जों में किसी को कुछ नहीं कहा करता। मेरे हमेशा का यही तकाजा है और मैंने अपना उम्र का एक बड़ा हिस्सा इन्फॉर्मेंट को इनकोड और डिकोड करने में सर्फ किया है। इसलिए मैंने एक पजल तरतीब दिया, एक ट्रेसर हिंट, और तुम उसे हल कर लोगी ये मैं जानता हूँ। कब करोगी? कब मैं कहाँ होऊंगा? जिंदा भी होऊंगा या नहीं? बाहर होऊंगा या फिर से जेल में? मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि तुम उसे हल कर लोगी। जुलाई की गर्मी में ही उसके हाथ वो पलकें बिल्कुल भी नहीं झपक रही थी। वो बस स्क्रीन को देख रही थी, ऐसे जैसे उसने कभी उसे नहीं देखा हो। वो वाकई पहली दफा उस शख्स से मिल रही थी। जब तक इंसान किसी दूसरे की जगह पे खड़ा नहीं होता, वो जान नहीं पाता कि असल कहानी क्या है। एक ही रवायत में अगर रावी और मरवी की जगह बदल दो, तो सारा किस्सा ही कर रह जाता है। पिछले चंद माह में तुम्हारी जिंदगी की कहानी का हिस्सा रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तरफ की कहानी सुनो। बात के इख्तिताम पे वो मुस्कुराया था। उसे कहते हैं अपनी कहानियों को स्वैप करना, राइट? यू इडियट! बेइख्तियार उसके लबों से निकला था। वो अभी तक पलके वो माह दिसंबर के इस्लामाबाद की खूबसूरत ठंडी सा पहर थी। बादल हर सू छाए थे, सब्ज दरख्त, स्याह बादल, सुरमई सड़क, एक पुरसुकून ठंडा सा अमतजाज। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए सड़क के किनारे चल रहा था। जिस होटल में उसे जाना था वो वहां से चंद गज के फासले पे था। वो आदतन टैक्सी से मतलूबा मुकाम से जरा दूर उतरा था। अब उसे पैदल चलकर होटल तक जाना था। वो वही कर रहा था मगर सर के पीछे हिस्से में उठता दर्द शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। वो माइग्रेन नहीं था मगर शिद्दत वैसी ही थी। वो जाहिर नहीं करता था, लेकिन तकलीफ कभी कभी नाकाबिले। ये अलग बात थी कि अभी उसकी ज़हनी अज़ियत का बड़ा सबब मम्मी की बातें बनी हुई थी जो सुबह से उसके दिमाग में घूम रही थी। जब मम्मी गुस्से से उसे जिहान सिकंदर कहकर मुखातिब करती तो उसका मतलब ये होता कि अब अगर वो बात नहीं मानेगा तो वो हर्ट होंगी। उसे ऐसे मौके कम ही आते थे मगर जब आते तो उसे दुखी कर जाते। तब उसके पास बात मानने के अलावा कोई चारा ना होता था। आज भी नहीं था। आज तो मम्मी ने कॉल के इख्तिताम पर ताना भी दे दिया था। जिहान सिकंदर, तुम मुझसे ज्यादा अपने बॉस की मानते हो। मुझे अब यही लगा है। होटल का बैरूनी गेट सामने था। वो छोटे छोटे कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। उसे किसी ने नहीं रोका, अलबत्ता आज मामूल से ज्यादा सिक्योरिटी नजर आ रही थी। एंट्रेंस कैनोपी की तरफ जाते हुए वो मुहतात नजरों से इतराफ का जायजा ले रहा था। यकीनन होटल में कोई खास तकरीब होनी थी जिसकी वजह से सिक्योरिटी आम दिनों से कहीं ज्यादा तैनात की गई थी। अभी वो एंट्रेंस के जरा दूर था जब उसका मोबाइल बजा। वो रुका और स्याह जैकेट की जेब से मोबाइल निकाला। उसका सिल्वर स्मार्टफोन कुछ अरसा कबल उसे दिया गया था, जिसमें लगे सर्वेलेंस निगरानी करने वाले आलात उसकी कीमत को उसी मॉडल के किसी भी फोन से कई गुना ज्यादा बना चुके थे। और वो जानता था कि मौजूदा काम खत्म होते ही उसे ये सब वापस करना होगा। सीक्रेट फंड की ये एक एक पाई का हिसाब और जस्टिफिकेशन उन्हें ही देनी पड़ती थी। मिसेस पार्टनर। स्क्रीन पे ये नाम जल बुझ रहा था। वो आदतन कभी भी लोगों के नंबर असल नामों से महफूज नहीं करता था। हमाद पार्टनर के नाम से उसकी मंगेतर सानिया जो उनके साथ ही काम करती थी, मिसेस पार्टनर के नाम से उसके फोन में मौजूद थी। हेलो, उसने कान से फोन लगाया। पहले किसी को बोलने का मौका देना भी उसकी आदत बन चुकी थी। बहुत सी आदत जो इन 12 सालों से ने उसे दी थी।
तुम कहाँ हो? मैं लॉबी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस आ रहा हूँ। उसने मोबाइल बंद करके जैकेट की जेब में रखा और की गार्ड ने काफी रखाई से उससे शनाख्त तलब की। आज वाकई हद से ज्यादा सख्ती थी। ऐसे मौके पे जो कम ही आते थे, वो अपनी असल शनाख्त ही दिखाया करता था। उसने अंदरूनी जेब से वॉलेट निकाला और उसे खोला और अंदर वॉलेट के एक खाने में प्लास्टिक कवर में मकीन कार्ड कुछ इस तरह से सामने किया कि उसका अंगूठा उसके नाम को छुपा गया। छह हरफी मुखफ़्फ़ और वो मशहूर ज़माना फूल बूटों से मज़ीद चार चौखटों का निशान वाज़िह था। गार्ड की तनी अबरू सीधे हुए, एड़ियाँ खुद ब खुद मिल गई और सर कहते हुए उसने वो सपाट चेहरे के साथ वॉलेट वापस रखता अंदर की जानब बढ़ गया। कभी कभी जब वो पाकिस्तान में होता तो उसे ये ऐश बहुत अच्छे लगते थे। लॉबी में दाखिल होते ही उसने बिना गर्दन घुमाए बस निगाहों से छत, फानूस और दीवारों के कोनों में लगे सिक्योरिटी कैमरों का जायजा लिया। कितने कैमरे थे, उनका रुख क्या था, ड्यूटी पे कितने गार्ड्स मौजूद थे, अगर आग लग जाए या कोई इमरजेंसी हो तो फायर एग्जिट किस तरफ थी, और उस जैसी बहुत सी बारीकियों को जांच कर वो लॉबी में मौजूद सोफों की जाना बढ़ गया जिधर सहार यूं वाली उसने स्याह सफेद धारियों वाली शलवार कमीज पे स्याह स्वेटर पहन रखा था, गले में दुपट्टा, गहरे भूरे बालों की ऊंची पोनी और अपने मखसूस अंदाज में टांग पे टांग रखे बैठी सानिया उसे अपने जानब मतवज्जो पाकर शनासाई से मुस्कुराई थी। वो उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, उनसे जूनियर थी, मगर हमाद की फैमिली से गहरे ताल्लुकात के बायस वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। वो भी जवाबन हल्के से मुस्कुराकर उसकी तरफ आया। वो दो सोफे आमने सामने लगे थे। दरमियान में एक छोटी सी मेज थी जिस पे सानिया का स्याह पाउच रखा था। एक कदरे बड़ा पर्स भी साथ ही पड़ा था। वो करीब आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फाइन थैंक्स। ज्यादा दिन नहीं हुए, काम से आया था। मैं काबिल सोफे पे बैठे हुए उसने बताया। वो कितने दिनों से इस्लामाबाद में था, तादाद उसने नहीं बताई। दूसरे आपके बारे में जितना कम जाने उतना ही अच्छा होता है। वो तो मुझे अंदाजा था। तुम्हारा काम, उसने बैठते हुए अब्रू से स्याह पाउच की तरफ इशारा किया। जिहान ने इस बात में सर हिला दिया। जितना कर सकी कर दिया। तुम्हारी मालूमात ठीक थी। वो सफारत खाने की कार इस्तेमाल नहीं करती। अब उसके सामने बैठी वो उसे धीमे आवाज में अमरीकी सफारत खाने की सेकंड सेक्रेटरी के मुतल्लक बता रही थी, जो वीजा सेक्शन की हेड थी और भारतीय रसाद अमरीकी शहरी थी। उसे सफारत खाने की सेकंड सेक्रेटरी के मुतल्लक चंद मालूमात दरकार थी, और वो भी बहुत जल्द। इसलिए उसने सुबह सानिया को फोन किया था। सानिया तमाम जरूरत चीजें ले आई थी। यू नो वॉट, वो अमरीकी सफारत खाने की इन गाड़ियों में से कोई इस्तेमाल नहीं करती जो हर वक्त इस्लामाबाद में गर्दिश करती रहती हैं। वैसे इन गाड़ियों की तादाद तकरीबन 150 है। 140। उसने सानिया सर हिलाकर रह गई। वो हमेशा उससे ज्यादा बाखबर रहता था। बहरहाल वो इनमें से किसी गाड़ी पर सफर नहीं करती क्योंकि उसको एक जगह कहते हैं सुना गया कि इन 150 140 गाड़ियों में से किसी एक का दरवाजा भी खुले तो एम्बेसी को खबर हो जाती है। इस और ये भी कि इनकी सिक्योरिटी डीसी में नहीं होती जितनी इस्लामाबाद में होती है। उसके बावजूद अमरीकी सफारतकार खुद को कह कहकर अपनी पोस्टिंग इस्लामाबाद करवाते हैं। कराची से भागते हैं, मगर इस्लामाबाद तो इनके लिए जन्नत है। चंद मिनट वो दोनों सफारत खाने की बातें करते रहे, नाम लिए बगैर, बेजरर सी बातें। फिर लम्हे भर को जब दोनों खामोश हो गए तो सानिया ने मौजू बदला। कोई और काम भी है इस्लामाबाद में? उसने सरसरी सा पूछा, मगर वो जानता था वो किस तरफ इशारा कर रही है। हाँ, 2 दिन बाद मेरे कज़न की मेहंदी है और मम्मी चाहती हैं कि मैं वो अटेंड करूं। और तुम क्या चाहते हो? वो पुतलियां सुकेड़े बगौर उसे देख रही थी। वही तीखा अंदाज जो उनके हम पेशा अफराद में कसरत से पाया जाता था। मुझे मालूम नहीं, बस मैं उन लोगों से नहीं मिलना चाहता। मिलोगे नहीं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी?
तुम्हारा निकाह हो चुका है तुम्हारे मामू के घर। उस तरह उस बेचारी लड़की की जिंदगी तो मत लटकाओ, या निभाओ या छोड़ दो। बात के इख्तिताम पर उसने जरा से कंधे उचकाए। जिहान ने जख्मी निगाहों से उसे देखा। सानिया के लिए तबसरा करना कितना आसान था। छोड़ ही तो नहीं सकता, मम्मी बहुत हर्ट होंगी। एक ही तो सूरत है कि वो अपने भाइयों के साथ फिर से एक हो जाएं। ये रास्ता मैं कैसे बंद कर दूं? तो फिर निभाओ। कितने अरसे से तुम इस बात को लटका रहे हो? जाकर मिल लो ना अपने मामू से। मैं उनके घर जाऊं, उनसे मिलूं, उनके साथ ताल्लुकात फिर से उस्तवार करूं। मेरा दिल नहीं चाहता ये सब करने को। उसने बेबसी से सर झटक कर कहा था। अपने मुल्क में अपने दोस्तों के साथ बस यही वो मुकाम था जहां वो अपने दिल की बात कह दिया करता था। देखो जिहान, इंसान अपना क्या बहुत जल्द भूल जाता है। वो भी भूल चुके होंगे। तुम जाओ और उनको एक मुस्बत इशारा दो। उससे वो ये जान लेंगे कि तुम और तुम्हारी मम्मी उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो। वो तुम्हें बहुत अच्छा वेलकम देंगे। वो कुर्सी पे आगे होकर बैठी, गोया समझा रही थी, मगर वो समझना नहीं चाहता था। मैं रिश्ता नहीं निभा पाऊंगा। मैं क्यों उनको धोखा दूं? क्यों उनकी बेटी के साथ ज्यादती करूं? देखो, मैं झूठ बोलकर शादी नहीं करूंगा, और सच जानने के बाद वो अपनी बेटी से मेरी शादी नहीं करेंगे। बात फिर वही आ जाएगी कि मम्मी हर्ट होंगी। वो शदीद किस्म के मखमसे में था, या शायद वो मसला हल कर ही नहीं करना चाहता था। जरूरी नहीं है कि चीजें वैसी ही हों जैसे तुम सोच रहे हो। तुम उन्हें बताना कि तुम क्या जॉब करते हो, उसकी क्या पेचीदगियां हैं, क्या मजबूरियां हैं, और ये कि तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकते। मुझे यकीन है कि वो अंडरस्टैंड करेंगे। जिहान ने नफी में सर हिलाया। लॉबी में पस मंजर में धीमा सा बुझता म्यूजिक जैसे एकदम बहुत तल्ख हो गया था। तुम मेरे मामू को नहीं जानती। वो जरा जरा सी बात पे इशू बनाने वाले लोग हैं। वो इस बात को इशू बना लेंगे कि हमने पहले उन्हें बेखबर क्यों रखा, इतने साल में कभी उनसे मिलने नहीं आया, वगैरह वगैरह। अपने तमाम रवैये, सब तलख बातें, सब भुलाकर वो फिर से मम्मी पे चढ़ दौड़ेंगे, और नतीजतन मम्मी हर्ट होंगी। मैं उनको मजीद दुखी होते नहीं देख सकता। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सानिया चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही, फिर आहिस्तगी से बोली, जिहान, अगर हर चीज बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम कह रहे हो, और वो वाकई तुम्हारी मम्मी को फिर से हर्ट करे, तब भी वो इतनी मजबूत तो हैं कि बहादुरी से मुकाबला कर सके। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम सिर्फ अपने रवैयों की सफाइयां दे रहे हो। असल वजह ये नहीं है। तुम बताओ क्या है असल वजह? उसने संजीदगी से देखते हुए सानिया से पूछा। वो जानता था कि वो ठीक कह रही है, फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहता। असल वजह ये नहीं है जो तुम बता रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम उन्हें बताओगे कि तुम सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर नहीं बल्कि एक जासूस भी हो, और वो इस पे रद्द अमल जाहिर करे। तब भी तुम आधे घंटे में उन्हें मुतमईन और कायल कर लोगे। नहीं, मैं उन्हें कायल नहीं कर सकता। वो जानते बूझते भी कभी अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे जासूस से नहीं करेंगे जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं हो, जो उनकी बेटी के साथ ना रहे बल्कि किसी दूसरे मुल्क में किसी दूसरे नाम के साथ जिंदगी गुजार, जो वहां मर भी जाए तो महीनों उनकी बेटी को पता ना चले कि उसकी कब्र कहाँ है। अजियत से कहते हुए वो कुर्सी पे जरा पीछे हो को हुआ। आंखों के सामने रूह को जख्मी कर देने वाला मंजर फिर से लहराया है। अंताकिया के कदीम शहर में उस बड़े से दालान के फवारे के साथ खड़ा घोड़ा, और उसकी कमर पे ऊंधे मुंह लादा गया वो वजूद। उसने सर झटका। ऐसी कोई बात नहीं है, ये असल वजह नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? कदरे खफगी से कहती वो बाहम मिली मुठ्ठियां मेज पे टिकाते हुए आगे हुई। तुम मामू से डरते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। बेजारी से हाथ झुलाकर वो दूसरी तरफ देखने लगा। ऐसी ही बात है। तुम अभी तक अपने एहसास कमतरी से छुटकारा नहीं पा सके कि वो तुम्हें तुम्हारे अब्बा का ताना देंगे, और तुम उनके सामने सर नहीं उठा सकोगे। कम ऑन जिहान, अब इस चीज से बाहर निकल आओ। जिहान ने जवाब नहीं दिया। वो जरा सी गर्दन मोड़े दाएं जानब देखता रहा। मुझे हैरत होती है कि कभी कभी तुम इतना काबिल ऑफिसर, इतना शानदार ट्रैक रिकॉर्ड, एजेंसी के बेहतरीन एजेंट्स में से एक, फिर भी तुम अपने अंदर के एहसास कमतरी से नहीं लड़ सकते। तुम अपने अब्बा के किसी जुर्म में शरीक नहीं रहे। जिहान उसकी बात नहीं सुन रहा था।
اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ لابی کے دوسرے کونے میں صوفے پہ دو لڑکیاں بیٹھ رہی تھی، ایک نیلے لباس میں تھی اور دوسری سیاہ میں۔ سیاہ لباس والی دراز قد لڑکی جس نے سیاہ لمبے بال دائیں کندھے کی طرف آگے کو ڈالے ہوئے تھے کافی خوبصورت تھی۔ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے دوسری لڑکی کے ہاتھ سے کینڈی لے کر منہ میں رکھی۔ دوسری لڑکی ساتھ ہی کچھ کہے جا رہی تھی۔ جہاں ثانیہ نے اسے پکارا وہ ذرا جہان ثانیہ نے اسے پکارا وہ ذرا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں دیکھ رہے ہو ایسے؟ یہ پاکستان ہے۔ وہ خجل ہوا، نہ شرمندہ، بلکہ دوبارہ ان دو لڑکیوں کو دیکھا۔ ثانیہ، یہ بلیک کپڑوں والی میری بیوی ہے۔ اوہ اچھا۔ ثانیہ تجربے اور ذہنی پختگی کے اس درجے پہ تھی کہ بنا چونکے اسبات میں سر ہلایا۔ اوہ اچھا ہے۔ ہاں اچھی ہے۔ تم نے بلایا ہے اسے؟ نہیں، میں تو خود اسے دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں۔ اس نے لا علمی سے اشارے اچکائے۔ آر یو شور یہ وہی ہے؟ ہاں، میں نے اس کی پکچرز رکھی ہے۔ ثانیہ نے اب کہ ذرا احتیاط سے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ سیاہ لباس والی کو جیسے مرچیں لگی تھی، کینڈی غالباً مرچوں والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اور ناک سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ جیسے خفگی کے ساتھ والی کو ڈانٹنے لگی جو ہنس رہی تھی۔ کیا وہ تمہیں پہچان لے گی؟ معلوم نہیں، میں تصویروں کے معاملے میں احتیاط برتتا ہوں، سو شاید نہیں۔ وہ بہت غور سے دور بیٹھی لڑکی کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اتنی نزاکت، اسے مایوسی ہوئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ جیسے خود سے بولا۔ پتہ کرو۔ ثانیہ کی بات پہ اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ وہ اٹھ گئی۔ اسی وقت سیاہ لباس والی لڑکی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی اٹھی تھی۔ انہیں شاید کہیں پہنچنا تھا۔ یہ کہاں پڑھتی ہے؟ ثانیہ نے جاتے ہوئے پوچھا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، شرعیہ اینڈ لاء، 7واں سیمسٹر۔ ممی کی دی ہوئی معلومات اس نے جوں کی توں دہرا دی۔ اور اس کا نام حیا سلیمان ہے۔ ثانیہ سر ہلا کے آگے بڑھ گئی۔ وہ دونوں لڑکیاں لابی پار کر رہی تھی۔ ثانیہ سیدھی ان کے پاس نہیں گئی بلکہ پہلے اس نے قریب بنے کیفے کی طرف جاتے راستے پہ تیز تیز چلتے ایک ویٹر کو روکا اور اس سے ٹرے لی جس میں کافی کے 4 کپ رکھے تھے۔ وہ یقیناً عملے سے واقف تھی، سو ویٹر سر ہلا کر آگے چلا گیا۔ ثانیہ ٹرے اٹھائے ان دو لڑکیوں کی طرف بڑھ گئی جو اب لابی کے آخری سرے پہ پہنچ چکی تھی۔ اس نے کچھ کہہ کر انہیں روکا۔ وہ دونوں پلٹی تھی۔ اتنی دور سے ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا مگر ان کے تاثرات بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ نے ٹرے اسی لیے پکڑ رکھی تھی تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ لابی کے قریب ہی کیفے جس میں سیلف سروس موجود تھی سے اٹھ کر آئی ہے۔ اس کیفے کی انٹرنس پر آگے اگر آپ موجود ہوں تو لابی وہاں سے صاف نظر آتی ہے اور ان سے بات کر کے وہ فوراً سیدھی جہان کی طرف آنے کی بجائے اندر کیفے میں چلی گئی تاکہ وہ لڑکیاں اس طرف نہ دیکھ پائیں جہاں جہان بیٹھا تھا۔ سیاہ لباس والی لڑکی چھمبے سے نفی میں سر ہلاتے ان سے کافی فاصلے پہ بیٹھا وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ دوسرے بہت سے لوگ بھی جو آس پاس سے گزر رہے تھے گردن موڑ کر ایک دفعہ اس پہ نگاہ ضرور ڈالتے تھے۔ اس نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اسے کیا برا لگا تھا وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ چیریٹی لنچ ہے کوئی، اسی لیے آئی ہے۔ ثانیہ ان کو بھیجنے کے بعد کیفے چلی گئی تھی اور اب جبکہ وہ لڑکیاں اندر جا چکی تھی وہ واپس آئی اور صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بتانے لگی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ غیر معمولی سیکیورٹی کی وجہ اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کیا بات ہوئی؟ وہ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگا۔ بس وہی پرانا حربہ کہ آپ کو میں نے اصول الدین ڈپارٹمنٹ میں دیکھا تھا اور متوقع طور پر اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ پھر میں نے پوچھ لیا کہ ادھر کس لیے آئی ہو، سو اس نے بتا دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کچھ اسے بہت برا لگا تھا۔ پھر جاؤ گے آج اس کے گھر؟ ہاں جاؤں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا مگر وہ اچھا نہیں محسوس کر رہا تھا۔ اس عجیب سے اتفاق نے ایک دم بہت کچھ بدل دیا تھا۔ خالی ہاتھ مت جانا، کچھ لے کر جانا۔ میں ترکی سے ان کے لیے کچھ نہیں لایا، خالی ہاتھ ہی جاؤں گا۔ اچھا پھر کچھ خرید کر لے جانا، اچھا امپریشن پڑے گا۔
چلو چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ وہ جیسے جان گئی تھی کہ اس کا موڈ اچھا نہیں ہے، سو اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور میز پہ رکھا سیاہ پاؤچ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ تم اپسیٹ لگ رہے ہو۔ نہیں بالکل نہیں، وہ زبردستی مسکرایا۔ تم سناؤ کب تک تمہارا منگیتر دوبارہ مجھ جتنا ہینڈسم ہو جائے گا؟ چند سیشن مزید لگیں گے، برن کافی زیادہ تھا۔ بات کا رخ بدلنے پہ ثانیہ اسے حماد کے بارے میں بتانے لگی۔ کچھ عرصہ قبل ایک حادثے میں اس کا چہرہ قدرے مسخ ہو چکا تھا، البتہ سرجری سے وہ بہتر ہو رہا تھا۔ وہ بے توجہی سے سنتا گیا، اس کا ذہن وہی پیچھے تھا۔ پھر جب ثانیہ چلی گئی تو وہ باہر آ گیا۔ اسلام آباد کی ٹھنڈی سرمئی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں ثانیہ کی باتیں مسلسل گونج رہی تھی۔ اس چیز سے باہر نکل آؤ، تم اپنے ابا کے کسی جرم میں شریک نہیں رہے ہو جہان، اس چیز سے باہر نکل آؤ۔ اذیت کی ایک شدید لہر اس کے اندر اٹھی، آنکھوں کے سامنے زخمی کر دینے والا منظر پھر سے لہرایا۔ ثانیہ غلط تھی، ایک جرم میں وہ اپنے باپ کے ساتھ کسی حد تک شریک رہا تھا۔